जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे, जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से एक पुरुष में जननांगों का विकास होता है, किस तरह से वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है और उसके शरीर की जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि राही, राहगीर बनकर निकल तू रास्ते पर, क्योंकि मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। क्योंकि बैठकर सोचते रहने से मंजिल नहीं मिलने वाली है। रास्ते तय नहीं करेंगे, तय करना होगा आपको। तो इसलिए बैठकर सोचते रहेंगे मंजिलों के बारे में तो कभी मंजिलों तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए मंजिलों तक पहुंचने का। तो आइए आज इसी उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज से मजा आने वाला है। तो एक जो लड़का है, जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, हालांकि मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक में आने के बाद थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है और एक दिन इसका खात्मा हो जाता है। तो जो पुरुष है, जब वह बाल्यावस्था में रहता है तो उस समय उसके शारीरिक विकास तो होते ही, परंतु जब वह 14 से 15 वर्ष का हो जाता है, जब 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तो वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके मस्तिष्क में स्थित एक खास तरह की ग्रंथि है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा एक खास तरह का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं GnRH। क्या कहते हैं? GnRH, जिसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या नाम है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। फिर ये जाकर पीयूष ग्रंथि से टकराता है और पीयूष ग्रंथि से टकराने के बाद ये LH और FSH जैसे हार्मोन जनरेट करता है। फिर यही हार्मोन्स आगे चलकर आपस में कंबाइन होकर ये जाकर जो है कि वृषण, जो टेस्टिस होते हैं, उससे टकराते हैं। तो वहां पर जो कोशिकाएं होती हैं वो बनाती हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष में क्या करता है? लैंगिक परिवर्तन लाता है। तो लैंगिक परिवर्तन क्या क्या होता है पुरुषों में? पहला है कि जब लड़के किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनमें दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। उसके बाद उनका जो लैरिक्स है वो चौड़ा होने की वजह से, थोड़ा से बड़ा होने की वजह से उनकी आवाज हो जाती है मोटी, भारीपन आ जाता है आवाज में। कंधे चौड़े हो जाते हैं और शरीर में सुडौलता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, थोड़ा बहुत समझदारी भी विकसित होती है। परंतु इस अवस्था को हम तूफानी अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता कम होती है। और भले ही सोचने समझने की क्षमता कम हो, लेकिन उस समय सपने जो है वो उछाल लेते रहते हैं। तमाम तरह की दुविधाएं भी आती है। कुछ बच्चे जो है नशा की ओर भटक जाते हैं, तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि का सेवन करने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर उस पर मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है ना कि जो आपको करना है वो आप करिए, जो आपका अंतर आत्मा कह रहा है वो आप करिए, लेकिन जो भी करिए अच्छा करिए, जिसमें सबका क्या हो, भला हो। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि आपकी वजह से किसी दूसरे को क्या हो, तकलीफ हो।
यदि आप किसी दूसरे को तकलीफ देते हैं, आप किसी को दूसरे को दुख देते हैं, तो वही दुख तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। यही प्रकृति का नियम है। तो किशोरावस्था में तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं और उस समय लड़के अपने आप को ये समझते हैं, बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बेहद समझदार हो गया हूँ, थोड़ा बहुत सामाजिक भी होने लगते हैं। और उस सामाजिकता में उनको जो है, अगर नैतिकता का ज्ञान हो जाए तो अपने ठीक ठीक मार्ग पर चलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा। और किशोरावस्था में माँ बाप को अपने बच्चों को संभालने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ टीचर की भी अहम भूमिका होती है उन बच्चों को संभालने में। लेकिन इसी अवस्था में अगर संस्कार ठीक से दे दिया जाए तो वही बच्चे चलकर आगे एक अच्छे नागरिक के रूप में उनका अवतरण होता है। मैं इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, शायद इसलिए थोड़ा ना समझ में आए। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर आप संस्कार दे देते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे आगे चलकर सफल होंगे, अच्छे बनेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे देश का निर्माण होगा। तो बिना समय गंवाए हम क्लास को आगे की तरफ ले चलते हैं और आज हम आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नर पुरुष तंत्र है या फिर कह सकते हैं नर जनन तंत्र है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से एक एक अंगों के बारे में समझाते हैं, उनका क्या कार्य होता है और किस तरह से वो प्रतिभाग करते हैं। और इन अंगों के बारे में चर्चा करना थोड़ा से कुछ लोगों को लोक लज्जा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। है तो शारीरिक अंग, लेकिन उसके बारे में चर्चा भी करना है, उसके बारे में जानकारी भी रखना है। यदि उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में हम उस चीज पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि हम चर्चा करते हैं, आप इसको बायोलॉजी के नजरिए से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब आपको चित्र में पूरा का पूरा आपको व्यू दिख रहा है। जो पूरा का पूरा आपको व्यू दिख रहा है, ये पूरा जो आपको व्यू दिख रहा है, ये जो है नर जनतंत्र का पूरा भाग है और एक एक भाग को हम अच्छी तरह से उसको समझते हैं और किनका क्या कार्य है, इसके साथ साथ हम इसको बड़ी बखूबी से समझ लेते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहला वाला भाग दिख रहा है, जो इसमें सबसे पहला दिख रहा है, सबसे ऊपर वाले में जो दिख रहा है, ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी एक खास तरह की नलिका होती है जो क्या करती है? यूरिन को ले जाने का काम करती है। यूरिन मतलब होता है कि जो टॉयलेट है, जो पेशाब है, उसको ले जाने का काम करती है। और यह जो मूत्रवाहिनी होती है, यह मनुष्य के किडनी से मतलब वृक्क से जुड़ी होती है। वृक्क में जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी यूरिन का निर्माण हो रहा है, ये इसको कहाँ तक ले जाती है? मूत्राशय तक ले जाने का काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि मूत्रवाहिनी में समस्या हो जाती है तो यूरिन जो है मूत्राशय तक नहीं पहुंच पाता है, गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। तो बेसिकली जो मूत्रवाहिनी है उसका काम होता है यूरिन को ले जाना, ठीक है। और ये खास तरह के संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जो एक तरह की चिकनी पेशियां होती हैं। कैसी पेशियां होती हैं? चिकनी पेशियां होती हैं। उसके बाद आपको मूत्रवाहिनी के जस्ट जो नीचे आपको दिख पा रहा है, जो नीचे आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? शुक्राशय, जिसे इंग्लिश में हम सेमिनल वेसिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका शुक्राशय है, यह एक प्रकार की जनन ग्रंथि है। क्या है? जनन ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है जो किसी न किसी प्रकार के पदार्थों का स्राव करती है। अब जो शुक्राशय है, शुक्राशय जो है यह तरल वीर्य बनाने में कम से कम 70% योगदान देता है। ये वीर्य क्या है? वीर्य वो चीज होता है, सीमन वो चीज होता है जिसके अंदर स्पर्म तैरते हैं, जिसके अंदर स्पर्म क्या होते हैं? वो ट्रेवल करते हैं। मतलब एक तरह से वीर्य जो है शुक्राणुओं का माध्यम है, उसी माध्यम से जो है स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है। अब आगे देखो, आगे मैं क्या कह रहा हूं कि जो शुक्राशय है,
शुक्राशय क्या करता है कि जब स्पर्म क्या होता है कि टेस्टिस से बाहर निकलता है, शुक्रजनन नलिका से बाहर निकलता है, तो उस दौरान ये जो शुक्राशय है ये अपना तरल छोड़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सा तरल पदार्थ छोड़ते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब उसमें से जो छोड़ते हैं वो है पहला फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज है। अब जानते हो कि फ्रक्टोज एक तरह की शर्करा है जो ऊर्जा देने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट तो है ही। तो फ्रक्टोज क्या करता है कि शुक्राणुओं को गति करने में, मतलब शुक्राणुओं को वहां तक अंडाणुओं तक पहुंचने में क्या करता है? मदद करता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ऊर्जा देने का काम करता है। नंबर 1 क्या निकला? फ्रक्टोज निकला। उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? ये शुक्राणुओं को जगाए रखता है, इसको सक्रिय बनाए रखता है। ठीक है, तो शुक्राणुओं का सक्रियता जरूरी है। तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं जो कि शुक्राशय से निकल रही, हैं, वो क्या कर रही हैं कि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। जबकि तीसरा जो होता है वो है सेमेनोजिलिन। क्या है? सेमेनोजिलिन। और जो सेमेनोजिलिन है, आपको कुछ आवाजें आ रही होंगी, काफी महाकुंभ के कारण जो है काफी एरोप्लेन चल रहे हैं, फिर बगल में जो है ट्रेनें चल रही हैं, और एरोप्लेन के द्वारा कुछ दर्शक जो है महाकुंभ का दर्शन भी कर रहे हैं। तो महाकुंभ प्रयाग की धरती पर लगा हुआ है और काफी भीड़ है, काफी आगंतुक और काफी भक्त लोग यहाँ पधार रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और वही सब हैं जो एरोप्लेन से क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो उन्हीं की आवाज आ रही होगी। हालांकि हम बात कर रहे थे फ्रक्टोज शर्करा की। तो फ्रक्टोज शर्करा जो है वो शुक्राणु को ऊर्जा दे रहा है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो शुक्राशय के द्वारा निकल रहा है वो क्या कर रहा है? वो शुक्राणुओं को सक्रिय बना रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? सेमेनोजिलिन की। सेमेनोजिलिन जो है, नाम से पता चल रहा है कि एक प्रकार की प्रोटीन है जो वीर्य को गाढ़ा कर देती है। तो वीर्य को अगर गाढ़ा कर देगी तो उससे जो स्पर्म होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। तो अगर वीर्य में पतलापन आ जाता है तो उससे क्या होते हैं कि स्पर्म जल्दी ही बाहर आ जाते हैं और जल्दी उनकी जो है वेजाइना की जो पीएच लेवल होता है उसमें हाई जो पीच होते हैं उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो शुक्राशय से 3 तरह के पदार्थ निकल रहे हैं ना, एक फ्रक्टोज है और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, तीसरा है सेमेनोजिलिन। फ्रक्टोज का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम होता है, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। और सेमेनोजिलिन क्या करता है? ये वीर्य को स्कंदित कर देता है, उसको क्लॉटिंग कर देता है, वीर्य को गाढ़ा बना देता है। तो ये तो रहा शुक्राशय का कार्य। अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ना शुक्राशय, और हमने पहले ही बताया था कि शुक्राशय जो है वह वीर्य का लगभग 70% भाग बना देता है। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा जो आपको दिख पा रहा है, जो तीसरा इसमें दिख रहा है वो क्या है? तीसरा आपको जो इसमें दिख पा रहा है बच्चे, वो है मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय है। मूत्राशय के नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर यूरिन का आशय हो, जहां पर मूत्र का क्या हो? आशय हो। आशय का मतलब ठिकाना हो। तो कहने का मतलब है कि मूत्र वाहिनी से जो यूरिन आता है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है मूत्राशय में। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और मूत्राशय में कुछ खास तरह की तंत्रिकाएं होती है जो इंडिकेशन देती हैं ब्रेन को कि भैया यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो गया है, इसको क्या करो? बॉडी से रिमूव करो। है कि नहीं? यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? मूत्राशय में इकट्ठा होता है। उसके बाद हम लोग अगला जो चर्चा करेंगे, हमने चर्चा कर लिया मूत्रवाहिनी के बारे में, चर्चा कर लिया हमने, चर्चा कर लिया किसके बारे में? हमने चर्चा कर लिया शुक्राशय के बारे में, फिर मूत्राशय के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे शुक्रवाहक की। शुक्रवाहक वे वाहिनियां होती हैं जो क्या करती हैं? शुक्राणुओं का वहन करती हैं, शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं। अब जो शुक्र वाहक हैं, जो शुक्रजनन नलिका से जो शुक्राणु निकले हैं उन शुक्राणुओं को ले जाने का जो काम करती हैं वो है शुक्रवाहक।
जब स्पर्म का एजुकुलेशन होता है, जब स्पर्म का जो है कि स्खलन होता है, तो उस दौरान जो है शुक्रवाहक क्या करता है, स्पर्म को ले जाने का काम करता है, एक तरह से माध्यम देता है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो है ग्रंथि की चर्चा कर लेते हैं। जो जनन ग्रंथि है, जो आपको दिख पा रहा है, वो क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ना, जब आदमी 40 से 45 साल या 55 साल का हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या किन्हीं कारणों से उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे यूरिनेशन करने में समस्या होती है। तो डॉक्टर क्या करता है कि ऑपरेशन के द्वारा इसको जो है काट कर बाहर निकाल देता है, ऑपरेट कर देता है इसको। उसी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो जो है कह सकते हैं कि एक सिंघाड़े की जैसी आकृति होती है। जिस तरह से सिंघाड़ा दिखता है ना, वो जो पानी में उगता है, मीठा मीठा होता है, ठीक है, तो सिंघाड़े की आकृति का जो है प्रोस्टेट ग्रंथि दिखता है। यह भी वीर्य में कुछ हिस्सा बनाता है और वीर्य के निर्माण में सहायता करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है काफी एरोप्लेन आज ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके बाद जो है देख पा रहा है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं और चीजों के बारे में। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो सिंघाड़े की जैसी होती है। बार बार यहाँ पर एरोप्लेन आ जा रहा है, हालांकि कोई बात नहीं, हम चर्चा करते रहेंगे चाहे जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अब जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, जिसको पुरअस्त बोलते हैं, वो ग्रंथि जो होती है, जो आपको चित्र में यहाँ दिख पा रहा है बेटा, कि वो जो ग्रंथि होती है, वो भी कुछ तरल पदार्थों का स्राव करती है। इसका भी अपना रोल है। जैसे इसमें सिट्रेट और फास्फेटेट समूह के होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। इसके अलावा इसमें खास तरह का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइलोरोनिडेज। जो हाइलोरोनिडेज होता है, वो क्या करता है कि अंडाणुओं के अस्तरों को पेनेट्रेट करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। अब सोचो कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि ना हो तो बड़ा मुश्किल होगा शुक्राणु को निषेचन करना अंडाणु के साथ। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में सिट्रेट है, फास्फेट है, इसके अलावा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो क्या करती हैं, एक तरह से क्या करते हैं कि शुक्राणुओं को ऊर्जा देने के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी करते हैं, और निषेचन करने में इनको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसको हम लिंग कहते हैं, जिसमें इरेक्टाइल फंक्शंस होते हैं, जो क्या करता है, वेजाइना के अंदर स्पर्म को क्या करता है, डिपोजिट करता है, और इसके साथ साथ यह क्या करता है, यूरिन को पास करता है। अब जिस तरह से स्त्री में क्या होता है कि वेजाइना होता है, योनि होता है यूरिन को पास करने के लिए, ठीक उसी तरह से पुरुषों में यूरिन को पास करने के लिए क्या होता है, पेनिस होता है, जिसे हम शिश्न या लिंग कहते हैं। लिंग एक तो यूरिन पास करता है, उसके साथ साथ यह क्या करता है कि कोपुलेशन करने में, संभोग करने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि वीर्य जो शुक्राणु है वो महिला के वेजाइना तक पहुंच सके और प्रेगनेंसी हो सके, इसका काम है। इसके साथ साथ जो है कि हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके नीचे दिख पा रहा है, यहाँ पर मूत्र मार्ग है, और जो मूत्र मार्ग है, वो मूत्र मार्ग क्या कर रहा है, वो मूत्र मार्ग जो है एक तरह से यूरिन को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है मूत्र मार्ग की सहायता से। इसके अलावा आपको दिख पा रहा है शिश्नमुंड दिख पा रहा है। जो शिश्नमुंड होता है, यह कुछ हद तक संवेदी होता है, और संवेदी होने का मतलब होता है कि यह एक तरह से इरेक्टाइल करने में, मतलब कि जो पेनिस होता है उसको इरेक्ट करने में क्या करता है, सहायता भी करता है, जो कि कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जननेंद्री है। और जो जननेंद्री है वो क्या करता है, जनन के सुख को क्या करता है, आभास कराता है। अब जो शिश्नमुंड है ना, शिश्नमुंड जो होता है, यह एक बिल्कुल जैसे जिस तरह से सुपारी की एक संरचना होती है, सुपारी का आकार का होता है, और यही जो है कि महिला के वेजाइना के अंदर क्या करता है, पेनेट्रेट करता है, और जो स्पर्म होता है उसको एजुकुलेट करता है वहां पर।
जो उसमें से शिशुमुंड है। लेकिन अब तीसरा आपको दिख रहा है फोरस्किन दिख रहा है, सबसे नीचे जो आपको दिख पा रहा है बच्चे, जो फोरस्किन है, फोरस्किन को हम अग्रछद के नाम से भी जानते हैं, और खासकर इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं उनमें अग्रछद को, फोरस्किन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसको हम आम भाषा में खतना कहते हैं, जो कि एक इस्लाम धर्म की पहचान, एक मुस्लिम होने का प्रमाण ऐसा माना जाता है। भाई अब उनकी जो भी धार्मिक मान्यता है वो अपने निजी विचार हैं, उन पर मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है कि जो मुस्लिम वर्ग होता है, जो इस्लाम वर्ग के जो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि खतना कर दिया जाता है, उनके फोरस्किन को हटा दिया जाता है, जो भी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इसके बारे में समझ लिए हैं बच्चे। फिर उसके बाद आपको बीचों बीच में आपको दिख पा रहा है वृषण, जो पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वृषण होता है। अब वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें शुक्रजनन नलिका होती है, और शुक्रजनन नलिका के अंदर सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और नरजन्म कोशिकाएं होती हैं। जो नरजन्म कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं। इसके अलावा उसमें अंतरावली अवकाश अंतरावली, जिसको लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, पुंजन एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही एंड्रोजन बाद में जो है तब्दील हो जाता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो वृषण है वो क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण, और इसका जो रंग है वो गुलाबी होता है, इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है, और इसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो वृषण पालिकाएं होती हैं, लगभग 250 मतलब 250, जिसको हम 250 इसमें कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि इसमें जो संरचना आपको दिख पा रही है, जो कंपार्टमेंट ऐसे ऐसे करके बने हैं, तो इस तरह से उसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं वृषण के अंदर। तो वृषण क्या कर रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण कर रहा है। अगर वृषण को जिस तरह से अगर बैल होता है ना, बैल और सांड, तो अब सांड जो होता है उसका अगर हम टेस्टिस को डिफ्यूज कर देते हैं तो वह बैल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो कृषि कार्य के लिए क्या करते हैं, बैलों का उपयोग करते हैं, जबकि सांड जो होता है वो प्रजनन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको वृषण है वो क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा इसमें जो है अधिवृषण है, तो अधिवृषण में ही क्या होता है कि एक खास तरह की संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरियोसीलिया। क्या कहते हैं, स्टेरियोसीलिया कहते हैं, जहां पर शुक्राणुओं का क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, पूरी तरह से जो परिपक्व होगा शुक्राणु, तो वो एपिडिडामिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। अधिवृषण में एक स्टेरियोसीलिया है, जहां पर उनका कह सकते हैं कि मैच्योरेशन भी होगा और उनका डेड भी हो जाएगा। शुक्राणु का लगभग महीनों तक जो है वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर नए नए स्पर्म जो है वो बनते रहते हैं। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। इसके नीचे आपको दिख रहा है वृषण कोश, और वृषण कोश के अंदर ही वृषण होता है, टेस्टिज होता है। अब वृषण कोश जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, लेकिन हाथी एक ऐसा जानवर है कि जिसका वृषण कोश शरीर के अंदर है होता है। तो जो वृषण कोश होता है वो शरीर के बाहर होता है और क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब इसका जो वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से लगभग कितना है, शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात हम पूरी को कह सकते हैं तो शरीर के 3 डिग्री सेल्सियस कम है। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम क्यों है, क्योंकि अगर बॉडी के टेम्परेचर के समतुल्य होता, उसके बराबर होता, तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम होता है। अब आप देखो ना कि जब ठंडी का समय होता है, शीत ऋतु होता है, तो उस समय जो है कि वृषण कोश बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब बॉडी के पास आ जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर उसको मिलता रहे। परंतु जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो जो वृषण कोश होता है वो क्या होता है, ढीला ढाला हो जाता है, फैल जाता है ताकि बॉडी से दूर हट जाए, तो बॉडी के टेम्परेचर से बचा रहे। यदि
ऐसा नहीं है तो उसमें क्या होगा, स्पर्म का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि ताकि स्पर्म का निर्माण लगातार होता रहे, सब नेचर का सिस्टम है, प्राकृतिक का नियम है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वृषण कोश है उसका तापमान कितना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब शरीर के 3 डिग्री सेल्सियस से कम। यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वृषण पाए जाते हैं, और वृषण के अंदर ही क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद हम चित्र के दूसरे सिरे की ओर चलते हैं, और दूसरे सिरे में हम देखते हैं कि इसमें एक खास तरह की संरचना है जिसे हम बोलते हैं स्खलनी वाहिनी। जैसे क्या स्खलनी का जो वाहिनी होता है वो क्या करता है कि वीर को एजुकेट करेगा, उसको बाहर निकालेगा। मतलब जैसे यूरिन है, तो जब यूरिन को पास आउट करेंगे तो वो एक तरह का इंडिकेशन ये देता है कि यूरिन जो है वो अब आपके बॉडी से रिमूव होने वाला है। उसी तरह से स्पर्म जब एजुकेट होगा, जब स्पर्म बाहर आएगा, तो स्पर्म जब बाहर आएगा तो उसका इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि भैया स्पर्म जो है वो आपके जो है शिश्न से, पेनिस से रिमूव होने वाला है। तो इस तरह से जो है कि ये क्या करता है कि एक तरह से इंडिकेशन देता है, और वीर को और यूरिन को स्क्रीन करने में क्या करता है, मदद करता है। ये हो गया स्खलनी मार्ग। इधर आपको दिख पा रहा है, नीचे आपको दिख पा रहा है मलाशय है। मलाशय जो है या पाचन तंत्र का भाग है, जहां पर क्या होता है, जो वेस्टेज होते हैं, जो फीकल मटेरियल्स होते हैं, वो जाकर वहां पर कलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद एनस के द्वारा जो है, जो गुदा मार्ग है उसके द्वारा जो है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग चित्र को देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। फिर जो ना समझ में आए आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और बस आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। आज जितना भी टॉपिक आपको समझाया गया है वो समझ में आया गया होगा। और इसके साथ साथ है ना बच्चे की, अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो है ये सारे क्वेश्चन जैसे नर जनतंत्र के बारे में पूछ सकता है। अगर आपको इतना जनरली नॉलेज है तो आप इसका ना मतलब चित्र तो बना ही लेंगे, इसके साथ साथ इसके बारे में वर्णन भी कर लेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। बस जाते जाते यही कहूँगा कि उम्मीदों को अपने कायम रखिए, भरोसा रखिए अपने मेहनत पर, अपनी ताकत पर, अपने विश्वास पर। तो उम्मीद कि दुनिया कायम है, तो आप भी उम्मीद रखें और एक दिन आप भी बेहतर करेंगे। आप भी सितारों की तरह चमकेंगे, सूरज की तरह अपनी रोशनी बिखेरेंगे। इसके साथ साथ जो है एक सक्षम नागरिक और एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।